बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नए कॉन्सेप्ट और नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं एंड इट इज़ पर्टेनिंग टू चैप्टर नंबर 23। टॉपिक का नाम है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन और चैप्टर डेफिनेटली क्रोमोसोम एंड डीएनए। यू नो कि हमारे हर सेल में सारे के सारे 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और आपको याद होगा हमने बोला था कि क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे हर सेल में सारे के सारे जीन्स प्रेजेंट हैं तो क्या वो सारे के सारे जीन्स हर सेल में एक्टिवेटेड हैं? तो आंसर इज नो। आपकी बॉडी में डिफरेंट किस्म के सेल्स हैं। आपका कोई सेल काम कर रहा है एज अ यूनिट ऑफ योर नर्वस सिस्टम, वो न्यूरॉन है। कोई काम कर रहा है एज अ यूनिट ऑफ योर एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसे हम नेफ्रॉन बोलते हैं। कोई काम कर रहा है एज अ यूनिट ऑफ एंडोक्रीन सिस्टम, फॉर एग्जांपल बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज। आपकी सारी की सारी स्किन जो आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, इट इज ऑल्सो कंसिस्टिंग ऑफ सेल्स। आप जितनी लोकोमोशन कर रहे हैं, मूवमेंट्स कर रहे हैं, दे आर ड्यू टू मसल सेल्स। क्या इन सब की शक्ल और इन सब के फंक्शन एक जैसे हैं? तो आंसर इज नो। अगर इन सब सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, टाइप ऑफ जीन सेम है, तो फिर ये सारे के सारे सेल्स स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंट कैसे होते हैं? तो स्टूडेंट आंसर इज बाय मींस ऑफ रेगुलेशन ऑफ द जीन्स। हम कुछ जीन्स को ऑन कर सकते हैं और कुछ जीन्स को ऑफ कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि सारे के सारे जीन्स एक वक्त में ऑन नहीं होते और सारे के सारे जीन्स एक वक्त में ऑफ नहीं होते। मोर ओवर, क्या अगर हम बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज की बात करें तो क्या ये हमेशा इंसुलिन बनाता रहता है? तो आंसर इज नो। जब हम फूड खाएंगे, हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा तो ही इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ेगी, अदरवाइज इंसुलिन की प्रोडक्शन सप्रेस्ड रहेगी। इसका मतलब ये है कि नेचर ने सेल्स के अंदर कुछ ऐसे मैकेनिज्म लगा दिए हैं जो किसी भी जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं। या तो वो एक्टिविटी क्या हो सकती है, एनहांस हो सकती है, या हम उस एक्टिविटी को रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं, या आम जबान में उसे बोले तो हम उसे सप्रेस कर सकते हैं। राइट? इसका मतलब ये होगा कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इसका मतलब यह है कि हम उसको एक डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि एबिलिटी ऑफ द सेल टू कंट्रोल और रेगुलेट। कंट्रोल करना, रेगुलेट करना एक ही बात है। किस चीज को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, और कैसे? डेफिनेटली बाय प्रोमोटिंग और इनहिबिटिंग। इसका मतलब यह है कि मैं या तो उस जीन के एक्सप्रेशन को बढ़ा दूंगा या मैं उस जीन एक्सप्रेशन को रोक दूंगा। क्यों? बिकॉज कि जो चीज उससे बनेगी वो क्या है? प्रोटीन। भाई या तो उस प्रोटीन की मुझे जरूरत है तो या फिर उस प्रोटीन की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला कि अगर मैंने खा लिया है बहुत ज्यादा मीठा, तो जाहिर है अब मुझे ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो करने के लिए इंसुलिन को बढ़ाना पड़ेगा, तो उस टाइम पे मुझे इंसुलिन के प्रोमोटर की जरूरत है। लेकिन अगर मैंने काफी अरसे से कोई मीठा नहीं खाया तो अब इंसुलिन की प्रोडक्शन रुक जाना चाहिए, तो उसके लिए मुझे उसको इनहिबिट करने की जरूरत है। तो ये है बेसिकली एसेंस या रूह कि भाई मेरे पास डिफरेंट किस्म के सेल्स हैं, वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट किस्म की इन सराउंडिंग को फेस कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक ही उन्हें डिफरेंट किस्म की प्रोटीन को या तो बनाना है या उसकी प्रोडक्शन को रोक देना है। इसीलिए इसी बेस पर हम बोल रहे हैं कि जीन रेगुलेशन के दो मेथड हैं। एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन और एक को हम बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन। इसका क्या मतलब है कि अगर एक चीज पहले से बन रही है, मैं उसकी प्रोडक्शन को और बढ़ा दूं तो यह कहलाएगी पॉजिटिव रेगुलेशन। लेकिन अगर एक चीज पहले से बन रही है और उसकी फर्दर प्रोडक्शन मेरी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं उस चीज की प्रोडक्शन को रुकवा दूंगा बाय मींस ऑफ सम व्हाट सप्रेसर और रिप्रेसर। और इसे कैसे बढ़ाऊंगा? बाय मींस ऑफ सर्टेन एक्टिवेटर। तो ये वो दो मेथड हैं कि जिसके जरिए से हम किसी जीन को रेगुलेट कर सकते हैं। हमारी जो जीन्स हैं, आपको हमने चैप्टर नंबर 23 में लेक्चर नंबर 2 में बात बताया था कि जो हमारी जो जीन्स हैं वो किसी खास एक अरेंज फैशन में प्रेजेंट होती हैं। और उसमें आपको याद होगा हमने बोला था कि किसी भी जीन के आप लोगों के पास कितने पार्ट से
तीन पार्ट थे माय डियर स्टूडेंट्स। एक वो पार्ट है जो जीन के स्टार्ट होने से पहले का पार्ट है, और उससे मैंने आप लोगों को दो बड़े इंपॉर्टेंट जोन बनाए थे, एक का नाम था प्रोमोटर और एक का नाम था ऑपरेटर, राइट। और फिर इसके बाद ये मेरे पास एक्चुअल जीन था जिसे हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रक्चरल जीन का नाम दिया था, और इसके एंड पे हमारे पास क्या प्रेजेंट था, टर्मिनेटर। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अपनी बातों को याद रखें तो आप लोगों को चीज़ें एक चेन की सूरत में ब्रेन में डेवलप होती हुई नजर आएगी कि कैल्म किस तरीके से पाइल अप होता है। तो किसी भी एक मैसेजर आरएनए के पास 5 बार एंड पे प्रेजेंट था प्रोमोटर ऑपरेटर रीजन, फिर हमारे पास थे स्ट्रक्चरल जीन्स और एंड पे क्या था, टर्मिनेटर। और इससे पहले हमारे पास क्या प्रेजेंट थे, डेफिनेटली यहाँ पर रेगुलेटरी जीन्स। वो रेगुलेटरी जीन्स इस प्रोमोटर की एक्टिविटी को क्या कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। ये सारे के सारे जीन्स जो एक प्रोमोटर ऑपरेटर से कंट्रोल होती हैं उन्हें हम लोग नाम कर देते हैं ऑपेरॉन्स, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि क्या हमारे पास कोई ऐसी एग्जाम्पल प्रेजेंट है जो कि हमें ऑपेरॉन की एक्टिविटी को दिखा सकती है। तो उसके लिए हमें मूव करना पड़ेगा टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल की। हमने आपसे लास्ट बोर्ड पर यही कहा था कि क्या हमारे पास कोई एग्जाम्पल है ऑपेरॉन की। तो एग्जाम्पल है आप लोगों की बुक में गिवन, दैट इज अ लैक ऑपेरॉन। आपको पता है कि लैक ऑपेरॉन, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा सेट ऑफ जीन्स है कि जो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है। अब आपको पता है कि अगर आप की बॉडी में लैक्टोज प्रेजेंट है तो हमने इसे यूज करना है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कैसी है कि अगर आप लैक्टोज को देखेंगे तो लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड, उसके अंदर दो मोनोसैकेराइड शामिल हैं। तो जब मैं एक डाइसैकेराइड को ब्रेक कर दूंगा दो मोनोसैकेराइड में तो इसकी टाइप क्या बनेगी, जाहिर है ये टाइप बनेगी कैटाबॉलिक। तो ये एक कैटाबॉलिक ऑपेरॉन है, यानी कि जो मेरी बॉडी में प्रेजेंट डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड्स में तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा। इसीलिए ये किस क्या टाइप कहलाएगी, कैटाबॉलिक टाइप का एक ऑपेरॉन है। इट इज अ टाइप ऑफ कैटाबॉलिक ऑपेरॉन, राइट। इसको डिस्कवर किसने किया था, तीन साइंटिस्ट ने मिलकर इनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया। वन ऑफ देम वाज जैकब, अदर वन वाज लुवॉफ एंड लास्ट वन वाज मोनोड। तो ये तीन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर ऑपेरॉन की स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया। अगर आप इस ऑपेरॉन की एक्टिविटी को शो करना चाहते हैं तो इट इज वेरी सिंपल, लुक एट दिस कि ये मेरे पास एक डाइसैकेराइड है, इट इज समथिंग लाइक इट। ये एक डाइसैकेराइड है मेरे पास, इसको बहुत सिंपल वे में ड्रॉ कर रहा हूं। वन ऑफ देम इज ग्लूकोज एंड अदर वन इज गैलेक्टोज। और आपको पता है माय डियर स्टूडेंट्स कि इसके दरमियान में यहाँ पे एक बॉन्ड प्रेजेंट है एंड दैट वेरी बॉन्ड इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट। तो इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक कर दूंगा तो फिर मुझे चाहिए होगा एक अलग एंजाइम जिसका नाम क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये वाला एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, इसकी हाइड्रोलाइसिस करेगा, हाइड्रोलाइसिस करेगा। हाइड्रो का मतलब होता है पानी और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो बाय द एडिशन ऑफ वाटर वी कैन ब्रेक डाउन दिस बॉन्ड और उसके रिजल्ट में मेरे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, दो मोनोसैकेराइड। उनमें से डेफिनेटली एक क्या होगा, ग्लूकोज, और दूसरा क्या होगा स्टूडेंट्स, गैलेक्टोज, राइट। तो इसका मतलब ये हमारे स्टूडेंट्स कि वो दूध जो हम लोग पी रहे हैं उससे हम लोग दो मोनोसैकेराइड ऑब्टेन कर लेंगे, एक ज़ाहिर कहलाएगा ग्लूकोज और एक कहलाएगा गैलेक्टोज। तो ये जो जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था पहले कि ऑपेरॉन की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, उनमें से एक है कैटाबॉलिक ऑपेरॉन, जिसका मतलब ये है कि ये बेसिकली एक लैक्टोज को तोड़ रहा है, कैटाबोलाइज कर रहा है इनटू ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑपेरॉन भी है जिससे हमें एनाबॉलिक स्मेल आती हो? तो आंसर इज यस। ये एक सिंथेटिक ऑपेरॉन है जो ट्रिप्टोफैन की बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो ये कहलाएगा मेरे पास एक एनाबॉलिक ऑपेरॉन, और
लैक ऑपेरॉन इज एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिक ऑपेरॉन। अब देखते हैं कि अगर आप लोगों को पढ़ा हुआ आपने पहले से आपको याद है कि एक अगर आप लोगों के पास क्या है हमारे स्टूडेंट्स ऑपेरॉन और उसके अंदर मोर नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट हैं तो फिर ये कहलाएगा एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक ऑपेरॉन। ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको पहले दिया गया है, राइट, कि एक ही क्या है मेरे पास आरएनए और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, एक ही प्रोमोटर ऑपरेटर। लेकिन जब मैं बात करता हूं स्ट्रक्चरल जीन्स की तो वो एक नहीं है बल्कि एक से ज्यादा हैं, तो मैं इसे क्या बोलूंगा कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक ऑपेरॉन है। बेस्ट एग्जांपल पढ़ रहे हैं हम लोग लैक ऑपेरॉन। लुक एट दिस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगेन यहाँ लेक्चर नंबर 2 क्या बताया था आप लोगों को कि ये वो 0 पॉइंट है जहां से एक्चुअली हमारी जीन स्टार्ट हो रही है। तो इसके अपस्ट्रीम मतलब 5 बार एंड पर, आई एम टॉकिंग अबाउट कौन सा बार, 5 बार एंड की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आता है एक इसका रेगुलेटरी जोन। इस रेगुलेटरी जोन में दो बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, एक प्रोमोटर ऑपरेटर एरिया और एक वो वाला पार्ट जहां पे रेगुलेटरी जीन प्रेजेंट होता है। दिस पर्टिकुलर रेगुलेटरी जीन is going to control the binding ability of RNA polymerase with promoter। अब देखिए बात को सुने, अगर ये वाला रेगुलेटरी जीन इस पर्टिकुलर पॉलीसिस्ट्रॉनिक ऑपेरॉन की एक्टिविटी को एनहांस करना चाहता है, तेज करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, तो क्या होगा, ये रेगुलेटरी जीन यहाँ पे आके एक्टिवेटर बाइंड करवाएगा और जब एक्टिवेटर बाइंड करवाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर ऑपरेटर जोन से गुजर के ये 3 चीजें बनवाएगा, राइट, ये तीनों चीजें बनवाएगा। वो तीनों चीजें क्या हैं, एक है मेरे पास जीन लैक जी, दूसरा है मेरे पास एक जीन लैक वाई और तीसरा है जीन लैक ए। अगर ये तीनों लैक जी, लैक वाई, लैक ए जीन बन रही हैं तो कॉमन सेंस है कि यहाँ पर ये वाली एक्टिविटी हो रही है। लेकिन अगर आप लोगों के पास क्या है, लैक्टोज बॉडी में कम हो गया है तो अब इस पर्टिकुलर जीन को एक्टिवेट नहीं होना चाहिए, तो हम उस पर्टिकुलर जीन की फॉर्मेशन को रोक देंगे, तो यहाँ पर ये इनिबिशन के रोल में चला जाएगा और अब यहाँ पर ये वही तीनों जीन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। देखना ये है कि इस पर्टिकुलर ऑपेरॉन के अंदर कौन कौन से 3 जीन्स हैं और वो कौन कौन सा काम कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर दिया है। एक है लैक सी जीन, एक है लैक वाई और एक है लैक ए। व्हाट इज द जॉब ऑफ दीज 3 जीन्स? तो आंसर इज कि ये जो मेरे पास पहला जीन जिसे हम लैक जी बोलते हैं, ये एक एंजाइम बनाता है, उस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज की एक्टिविटी हम इक्वेशन की फॉर्म में यहाँ पहले से देख चुके हैं कि इसने बीटा लैक्टोज को हाइड्रोलाइज कर देना है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जितना भी ग्लूकोज आए वो रेडिली किस में कन्वर्ट हो जाए, ग्लूकोज में, गैलेक्टोज में। लेकिन सवाल ये है कि अगर ग्लूकोज आपके सेल में जाएगा ही नहीं तो फिर ब्रेकडाउन कैसे होगा? तो नेचर ने उसके लिए एक और जीन दिया हुआ दैट इज कॉल्ड एज अ लैक वाई जीन, और ये लैक वाई जीन एक एंजाइम बनवाता है जिसका नाम होता है परमिएज। और ये वाला परमिएज क्या करवाएगा, खास किस्म की चैनल प्रोटीन्स बनवाएगा जो कि सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके जब बाइंड करेंगी तो उसकी वजह से पेनिट्रेशन और अलाउंस, इजाजत किस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को लैक्टोज होकर वो सेल में दाखिल हो जाए वो बढ़ जाएगी। लास्ट जो मेरे पास जीन है इज कॉल्ड एज द ए जीन, लैक ए जीन। ये बनाता है एक एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस एसिटाइलेज। ये करेगा क्या हमारे स्टूडेंट्स कि ये एसिटाइल को एंजाइम ए से एसिटाइल ग्रुप लेता है और इससे लैक्टोज को दे देता है। इस पर्टिकुलर एक्टिविटी का हमारे सेल को क्या फायदा हो रहा है, इसकी बहाल अभी अभी रिसर्च कंटिन्यू हो रही है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट को देना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली ऑपेरॉन के अंदर 2 किस्म के जोन्स प्रेजेंट होते हैं। एक वो जो कि अप द स्ट्रीम है, यानी कि जीन के स्टार्ट होने से पहले वाला जोन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी जोन। इस रेगुलेटरी जोन में 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, रेगुलेटरी जीन, प्रोमोटर ऑपरेटर एरिया। रेगुलेटरी जीन ने ऐसी यू कैन से के मॉलिक्यूल्स बनवाने हैं कि जो या तो आरएनए पॉलीमरेज की प्रोमोटर से बाइंडिंग को इंक्रीज करवाएंगे या डिक्रीज करवाएंगे। अगर इंक्रीज हो गई तो ये तीनों जीन्स बनेंगे जिसकी वजह से ये रिएक्शन बहुत तेज हो जाएगा और हमें एनर्जी एलर्जी अवेलेबल होने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। लेकिन
अगर आपकी बॉडी में लैक्टोज है ही नहीं तो फिर ये रेगुलेटरी जीन इस एक्टिविटी को सप्रेस कर देगा, रुकवा देगा और ये वाला प्रोसेस यहीं पे रुक जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। तो जिसकी वजह से ये कि तीनों के तीनों एक्टिविटीज नहीं होंगी और हमारे बॉडी में नेगेटिव मेटाबॉलिज्म या उसके जो बुरे असरात हैं वो नहीं होंगे। दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिविटी ऑफ द लैक ऑपेरॉन। आई होप कि आपको ये सारे जीन्स, उनकी लोकेशन और हर जीन की एक्टिविटी समझ आ गई होगी। मैं हमेशा यही कहता हूँ, हमेशा यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इस पर्टिकुलर नॉलेज को इंसानियत के फायदे के लिए इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। राइट, इस दुआ के साथ मैं चाहता हूँ मुझे इजाज़त। आई वांट टू से यू अल्लाह हाफिज़।